हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर और आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्योरली रोटेशनल, प्योरली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो देखिए दोस्तों, आपके पास कोई मैकेनिकल एलिमेंट है तो उसका मोशन कैसा हो सकता है। तो ना तो ये जरूरी है कि वो रोटेशनल हो, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन ही सिर्फ हो। दोनों मोशन कर सकता है, वो रोटेशनल भी कर सकता है और ट्रांसलेशनल भी कर सकता है, अकेले अकेले या दोनों एक साथ भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशनल मोशन इज द मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा मोशन होता है ये पूछा है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, अलोंग ए रैंडम पाथ, नन ऑफ दीज। दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग उस मोशन को कहते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के मोशन में होता है, स्ट्रेट लाइन में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन इज द मोशन। अब रोटेशनल मोशन कौन सा होगा? देखिए, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन तो आपका है नहीं, ठीक है। रैंडम पाथ का मोशन कोई रोटेशनल मोशन होता नहीं है। तो अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, देखिए किसी फिक्स्ड एक्सिस पे कोई चीज ऐसे रोटेट करती है तो हम लोग कहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एन एलिमेंट दैट स्टोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, मास, स्प्रिंग, डैम्पर, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि मास जो होता है वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता हो। किस टाइप की एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, हाफ mv²। और ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मास। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन स्टोर करता है? आपका स्प्रिंग जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेस इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है कि अगर ड्राई सरफेस हैं तो वहां पे जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं कूलम्स फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दो ड्राई सरफेस हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो इस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूलम फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो देखिए, मोशन को इनिशिएट करने के लिए आपको जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस ऐसे फोर्स को हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिक्शन नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन ए डायरेक्शन। ऑप्शंस हैं, अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मोशन, अलोंग दैट ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमें पता है कि जिस तरफ कोई मूवमेंट होता है उस बॉडी पे उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा होगा? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। मींस कोई चीज आगे मूव कर रही है तो जिस पे मूव कर रही होगी सरफेस, इस पे कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा? पीछे की साइड, हमेशा मोशन के अपोजिट साइड में। अगला क्वेश्चन है, द विस्कस फ्रिक्शन फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली लीनियरली प्रोपोर्शनल टू। विस्कस फ्रिक्शन पूछा है तो देखिए विस्कस फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। दो सरफेस हैं आपस में, ठीक है। मान लेते हैं कि ये लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है दोस्तों, तो जो इसकी लेयर्स होती हैं आपस में, इनके बीच में विस्कस फ्रिक्शन लगता है और वो डिपेंड करेगा किस पे? कि इनकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एन एलिमेंट दैट स्टोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड। दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन था एन एलिमेंट दैट स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, तो वहां हमने कहा था कि मास होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हमारा जो एनर्जी स्टोर करेगा वो इनर्शिया हो जाएगा, ना कि मास। मास यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर। तो ट्रांसफर फंक्शन बताइए किसके लिए वैलिड होता है? हमेशा LTI सिस्टम के लिए वैलिड होता है, मींस लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिस्पांस फॉर ए
किसके लिए होता है? स्टेप इनपुट, इम्पल्स इनपुट, रैंप इनपुट या पैराबोलिक इनपुट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इम्पल्स इनपुट। जो इम्पल्स इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब इसके रिस्पॉन्स के लिए, तो उसी को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, इनपुट टू द सिस्टम एंड आउटपुट टू द सिस्टम। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन अगर आप लिखते हैं मीन्स GS अपॉन 1 प्लस GSHS, तो यहाँ पे आपका क्या टर्म आता है दोस्तों? एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट तो हम लिखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये डिपेंड कर रहा है G और H, और वो क्या होते हैं? पैरामीटर ऑफ द सिस्टम होगा, क्योंकि अगर आप सिस्टम के पैरामीटर को चेंज करेंगे तो G और H चेंज हो जाएंगे और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन द ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा तो हम कहते हैं वो आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14th का हो जाएगा। देखिए द ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कम होना है, स्मॉलर देन द ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये याद रखिएगा आप कि स्ट्रिक्टली ट्रांसफर फंक्शन है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रॉपर था, यहाँ पे प्रॉपर दिया है, तो प्रॉपर के लिए हम कहते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर की डिग्री है वो लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर के लिए होना चाहिए। यहाँ पे क्या था? लेस देन होना चाहिए, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इक्वल है तो हम कहेंगे समझ लीजिए प्रॉपर है, और लेस है तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर है। ठीक है, तो 15th का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। दोस्तों यहाँ पे देखिए इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि ये न्यूमरेटर का जो पावर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स इक्वल हो सकता है या तो कम रहेगा। ठीक है, तो इक्वल की बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ग्रेटर नहीं हो सकता, और स्मॉलर की बात भी नहीं करेंगे, है ना, स्मॉल भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्वल की बात करेंगे, क्योंकि जब स्मॉलर की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, और जब इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको इक्वल और लेस देन ना करके इक्वल टू ही कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द ऑफ द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। देखिए इसमें इम्प्रॉपर दिया है, पहले था स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, फिर था प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, और है इस बार इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। तो दोस्तों इसमें देखिए न्यूमरेटर का जो है पावर जो होगा वो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो न्यूमरेटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इक्वल टू दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, ये नहीं होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा B। और वैसे भी आप बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना, कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे, है ना। तो वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता था? जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता था। तो उसी टाइप से ये भी है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।